नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास, जो UGC नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। और दोस्तों, आज जो है चैप्टर नंबर 1 का भाग 3 जो है वीडियो बनने जा रहा है, जो कि आप लोगों के लिए एक अति उपयोगी है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र व स्वायत्त राज्य। इसका जो है हम लोग 9वां राज्य दोस्तों पढ़ेंगे, जो कि पंजाब है। ठीक है, तो पंजाब है आज का हमारा टॉपिक, पंजाब से पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच सके। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक ऑडियो बुक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वॉइस जो है बहुत स्लो है, तो प्लीज़ यूट्यूब की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको आपके अनुसार मेरी वॉइस मिल सके। ओके दोस्तों, ओके, तो आज का जो पॉइंट हमारा दोस्तों था, 9वां राज्य था पंजाब। तो पंजाब को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पंजाब है हमारा पंजाब राज्य। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर यानी लक्ष्मण देव के हाथ में आ गया दोस्तों। 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। नादिर शाह 1739 ईस्वी व अहमद शाह अब्दाली 1767 ईस्वी के आक्रमण से भी पंजाब में सिख शक्ति को काफ़ी नुकसान हुआ था। कपूर सिंह ने सिखों को जत्थों के रूप में संगठित कर 1748 ईस्वी में इन्हें दल खालसा का नाम दिया। ओके, आगे देखते हैं। आगे है, पंजाब में अफ़गान आक्रमण व मुग़ल सूबेदारों के अत्याचार से हुई अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए दल खालसा ने 1753 ईस्वी में राखी प्रथा की शुरुआत की। इसके तहत प्रत्येक गांव से उपज का 5वां भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। राखी प्रथा से सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। 12 सिख मिसलें, इसी में 12 सिख मिसल में दोस्तों एक सुकर चकिया मिसल कहते हैं महाराणा रंजीत सिंह, जिससे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। आगे मिलेंगे दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 12 सिख मिसलें, आइए दोस्तों हम लोग इनको देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि एक ही में आ जाए। देखते हैं आ सकता है। आ तो गया दोस्तों। चलिए, नहीं, बड़ा ही से बड़ा ही ठीक है, हम लोग आधा आधा करके पढ़ लेंगे। 12 सिख मिसलें, उसमें है दोस्तों, एक तरफ मिसल दिया है, दूसरे तरफ संस्थापक दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों अहलू वालिया मिसल, जिसके संस्थापक थे जस्सा सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। सुकर चकिया मिसल दोस्तों, जिसके संस्थापक थे चरत सिंह। सिंहपुरिया मिसल नवाब कपूर सिंह, इसके संस्थापक थे। भंगी मिसल छज्जा सिंह या हरि सिंह थे। भुलकिया मिसल संधू जाट चौधरी या फूल सिंह थे संस्थापक। रामगढ़िया मिसल दोस्तों, जस्सा सिंह रामगढ़िया थे संस्थापक। आगे है दोस्तों कन्हैया मिसल, जय सिंह थे इसके संस्थापक। आगे देख लेते हैं। शहीदी मिसल दोस्तों, बाबा दीप सिंह थे इसके संस्थापक। नकी मिसल
हीरा सिंह थे इसके संस्थापक। बुले वालिया मिसल गुलाब सिंह थे संस्थापक। निशान वालिया मिसल संगत सिंह थे संस्थापक। करोड़ खीधिया मिसल जो था दोस्तों वह बघेल सिंह थे इसके संस्थापक। ठीक है, तो ये थे हमारे 12 मिसलें और उनके संस्थापक। आगे है, इन 12 मिसलों में से एकमात्र फुल्किया मिसल जो है सतलज के दक्षिण में थी दोस्तों। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो फुल्किया मिसल थी हमारी वह सतलज के दक्षिण में थी और इसके संस्थापक जो थे वह फूल सिंह थे या संधू जाट चौधरी थे। याद रखिएगा। आगे है, कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह लुवालिया के नेतृत्व में 10 खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक जैसा या समान। अहलुवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह को सुल्तान कौम की उपाधि मुगल शासकों ने दी थी। जस्सा सिंह ने स्वयं को बादशाह घोषित कर अपने नाम के सिक्के चलाए। आगे है, पटियाला, नाभा व जिंद के रजवाड़ों की स्थापना फुल्किया मिसल ने की। यह एकमात्र मिसल थी जो सतलज के दक्षिण में स्थित थी। फुल्किया मिसल के सरदार आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने आगे देख लेते हैं 1765 ईस्वी में तबल ओ आलम एक नगाड़ा और एक निशान भेंट किया। 17 अक्टूबर 1762 ईस्वी को दीपावली के दिन अमृतसर में 60,000 सिख एकत्रित होते हैं। यहाँ से सिखों का पुनः उदय हुआ। सिखों ने 1764 ईस्वी में पंजाब में अफ़गान आक्रमणकारियों को रोकने के लिए देग यानी दान, तेग शक्ति और फतेह यानी वीरता का नारा दिया। वह इन नारों से युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के चलवाएं जो पंजाब में सिख प्रभुसत्ता की शुरुआत मानी जाती है। आगे है दोस्तों, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकरचकिया मिसल को दिया जाता है। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। सुकरचकिया मिसल का प्रभाव रावी व चिनाब नदियों के बीच था। महाराणा रणजीत सिंह 1792 ईस्वी से 1839 ईस्वी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ। 1792 ईस्वी में अपने पिता महासिंह की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह शासक बने, किंतु 1792 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक अल्पवयस्क रणजीत सिंह की माता रणजीत सिंह की सास सदा कौर और दीवान लखपत राय ने एक प्रतिशासन परिषद रेजेंसी काउंसिल का गठन कर शासन संचालित किया। 1797 ईस्वी में रणजीत सिंह ने स्वयं शासन संभाल लिया। आगे, रणजीत सिंह का विवाह जो है कन्हैया मिसल की प्रमुख सदा कौर की पुत्री महताब कौर से हुआ। ठीक है, महताब कौर से हुआ था उनका शादी। आगे है दोस्तों, रणजीत सिंह ने अपने आप को खालसा अथवा सिख राष्ट्रमंडल का सेवक मानकर खालसा के नाम पर शासन किया। 1798 ईस्वी में पंजाब से लौटते समय काबुल के शासक जमान शाह यानी अब्दाली का पोता की तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर भिजवा दिया। इससे प्रसन्न होकर जमान शाह ने 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी एवं लाहौर की सूबेदारी
प्रदान की। रणजीत सिंह ने 1800 ईस्वी में भसीन युद्ध में अपने प्रमुख विरोधी सिख सरदारों को पराजित करके लगभग संपूर्ण पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आगे है, रणजीत सिंह ने 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से लाहौर व अमृतसर छीनकर गुजरावाला की जगह लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार राजनीतिक राजधानी जो है लाहौर एवं धार्मिक राजधानी अमृतसर रणजीत सिंह के अधीन हो गई। 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अकाल तख्त बुलाया एवं राजनीतिक मामलों पर अंतिम गुरुमता लिया था। ठीक है, जिसमें होलकर की सहायता न करने का फैसला लिया गया। इसी वर्ष जनरल लेक एवं रणजीत सिंह के मध्य लाहौर में एक समझौता हुआ, जिसके तहत होलकर को अमृतसर छोड़ना पड़ा एवं अंग्रेज़ों ने पंजाब से अपनी सेना हटा ली। ओके, आगे देखते हैं। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार कर फरीदकोट, मालेरकोटला तथा अम्बाला को जीता। किसको? अम्बाला को जीता। लॉर्ड मिंटो ने डेविड ऑक्टरलॉनी के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा की। 1809 ईस्वी में कांगड़ा के डोगरा सरदार संसार चंद्र पर जब गोरखा सरदार अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया तो संसार चंद्र ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। रणजीत सिंह ने संसार चंद्र की सहायता के लिए सेना भेजकर कांगड़ा को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ओके, आगे है अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। 1808 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह के पास मेटकाफ मिशन भेजा। रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि की। इस संधि के द्वारा रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व में अपने दावे को छोड़ दिया व उसके साम्राज्य की दक्षिणी पूर्वी सीमा सतलज नदी तक स्वीकार की। रणजीत सिंह को उत्तर में साम्राज्य विस्तार की छूट दी गई, अर्थात रणजीत सिंह की क्रियाशीलता सतलज के दाईं ओर सीमित कर दी गई। इसके तहत अंग्रेज़ों ने लुधियाना में अपनी सेना रखना तय किया। रणजीत सिंह अंग्रेज़ों से सैन्य संघर्ष से बचना चाहते थे, क्योंकि वे सैन्य दृष्टि से कमज़ोर थे। ठीक है। 1809 ईस्वी की अमृतसर संधि पर एक सिख सैनिक ने कहा, आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने 1813 ईस्वी में अटक, 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर तथा 1823 ईस्वी में पेशावर को जीता। रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के अब्दस शासक शाह शुजा यानी अब्दाली का पुत्र, जो लाहौर में निर्वासित ज़िंदगी जी रहा था, शाह शुजा को पुनः सत्तारूढ़ होने में मदद की, हेल्प किया। आगे शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे 1739 ईस्वी में नादिर शाह दिल्ली से लूट कर ले गया था। 1831 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर बर्न्स रणजीत सिंह के लाहौर दरबार में उपस्थित हुआ। एक सेकंड दोस्तों, ये डॉग लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, क्षमा करिएगा।
उपस्थित हुआ, जिसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिंध पर आक्रमण के लिए मार्ग का सर्वेक्षण करना था। 1831 ईस्वी में महाराणा रणजीत सिंह एवं गवर्नर जनरल के लॉर्ड विलियम बेंटिक के मध्य रोपड़ नामक स्थान पर मुलाकात हुई थी। रणजीत सिंह ने 1838 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड के समय अंग्रेजों व शाह शुजा के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की, जिसके तहत ब्रिटिश सेना सिंध से होकर अफगानिस्तान पर आक्रमण करेगी व रणजीत सिंह निष्पक्ष रहेंगे। ठीक है। आगे रणजीत सिंह की 1839 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद क्रमशः खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह शासक बने। रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार किया व कभी अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया। रणजीत सिंह की एक आंख चेचक से खराब हो गई थी, तो एक आंख से कहानी थे। आगे रणजीत सिंह ने कहा था कि चेचक से खराब हो गई थी। रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। फ्रांसीसी लेखक विक्टर जैक वीमो ने रणजीत सिंह को एक असाधारण पुरुष व छोटे पैमाने पर बोनापार्ट कहा है। ठीक है। आगे रणजीत सिंह का प्रशासन। रणजीत सिंह ने सिख मिसलों को संगठित करने के लिए अपने राज्य को सरकार ए खालसा नाम दिया व नानक शाही एवं गोविंद शाही सिक्के चलाए। केंद्रीय प्रशासन में 12 विभाग थे, जिनमें 4 महत्वपूर्ण थे। पहला, दफ्तर ए अबवाबुल माल। दफ्तर ए अबवाबुल माल यह राज्य की आय का लेखा जोखा रखता था। दूसरा, दफ्तर ए तौजीयात। दफ्तर ए तौजीयात यह शाही घराने पर होने वाले कुल खर्च का हिसाब रखता था। नंबर 3 है दोस्तों, दफ्तर ए मुवाजिब। यह सैनिक व नागरिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन का हिसाब रखता था। दफ्तर ए मुवाजिब। ठीक है। नंबर 4 है दफ्तर ए रोजनामचा। रोजनामचा इखराजात। दफ्तर ए रोजनामचा इखराजात यह विभाग प्रतिदिन होने वाले संपूर्ण खर्चे का हिसाब रखता था। ठीक है। आगे है दोस्तों, दीनानाथ व भवानी दास उसके वित्त मंत्री व फ़कीर अजीजुद्दीन विश्वसनीय विदेश मंत्री थे। मोहकम चंद उसके दीवान थे। ध्यान सिंह डोगरा प्रधानमंत्री यानी वज़ीर थे दोस्तों। नूरुद्दीन शाही परिवार के विभाग के अध्यक्ष थे। हरि सिंह नलवा जो थे दोस्तों सेनापति थे। ठीक है। पंजाब 4 प्रांतों में विभाजित था, लाहौर, कश्मीर, मुल्तान तथा पेशावर। प्रांतों के प्रमुख को नाजिम कहा जाता था। प्रांतों को परगनों में बांटा गया था। कारदार नामक अधिकारी परगना यानी जिला के प्रशासन का कार्य करता था। ठीक है। कारदार जो था दोस्तों उस समय का मजिस्ट्रेट था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम कारदार। परगनों को तालुका में बांटा गया था। तालुका को मौजों यानी गांव में बांटा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है रणजीत सिंह का सैन्य प्रशासन। रणजीत सिंह ने यूरोपीय सैन्य व्यवस्था के आधार पर एक कुशल व प्रशिक्षित सेना का गठन किया। रणजीत सिंह की सेना एशिया में दूसरी सर्वश्रेष्ठ सेना थी। हरि सिंह नौला
यानी नलवा, हरि सिंह नलवा रणजीत सिंह के सेनापति थे। इसीलिए ना अंग्रेज लोग इनसे टक्कर नहीं ले रहे थे, अंग्रेज़ों को नुकसान हो जाता और ना ही ये लेना चाहते थे। रणजीत सिंह की सेना की तुलना ब्रिटिश शासक ओलिवर क्रोमवेल 1649 से 1658 ईस्वी की लाहौर सेना से की जाती है। अलार्ड अलार्ड वेटूरा, कोर्ट गार्डनर एवं अविटेबिल उसके यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षक थे। रणजीत सिंह सैनिक आदेश जो है फ्रांसीसी भाषा में देता था। रणजीत सिंह की सेना में यूरोपीय सैनिकों के साथ साथ सिख, गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा, पंजाबी व मुसलमान भी थे। ओके, आगे एक सेकेंड दोस्तों, क्षमा करिएगा, ये डॉग लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। आगे है दोस्तों, जनरल कोट अविटेबल व गार्डनर के नेतृत्व में रणजीत सिंह ने तोपखाने को यूरोपीय पद्धति पर संगठित किया। रणजीत सिंह की सेना भारतीय पृष्ठभूमि में एक ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना थी। ठीक है, भारतीय रूप में दोस्तों वह एक ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना थी। ठीक, आगे जर्मनी यात्री बैरल हुगल 1835 ईस्वी में रणजीत सिंह के दरबार में आया था। उसने रणजीत सिंह को पंजाब का सबसे कुरूप व्यक्ति बताया था। ठीक है, आगे है दोस्तों, जेटी विलर ने रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन के बारे में लिखा था। अगर वह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतह कर लेते। रणजीत सिंह की सेना को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है फौज खास या फौज आइन या आदर्श दस्ता। यह एक नियमित यानी स्थायी सेना थी। यह सेना घुड़सवार, पैदल एवं तोपखाना में विभक्त थी। घुड़सवार सेना को अलार्ड ने प्रशिक्षण दिया था। ऑकलैंड ने रणजीत सिंह की घुड़सवार सेना को संसार की सबसे सुंदर फौज कहा था। आगे है दोस्तों, पैदल सेना का प्रशिक्षक जो था वह वेंटूरा जनरल कोट अविटेबल एवं गार्डनर के नेतृत्व में रणजीत सिंह ने तोपखाने को यूरोपीय पद्धति पर संगठित किया। तोपखाने का अध्यक्ष जो था इलाही बख्श था। लाहौर एवं अमृतसर में तोप निर्माण का कारखाना था। तोपखाना 3 प्रकार का था दोस्तों। ठीक है, पहला तोपे जिंसी जो कि भारी तोपें थीं। दूसरा तोपे अस्पी जो कि छोटी तोपें थीं। तीसरा जंबूरक यानी ऊँट की पीठ पर ले जा सकने वाली हल्की तोपें जो थी वह जंबूरक थीं। तोप सेना 4 प्रकार की थी दोस्तों। तोपखाने ए तिल्ली भारी तोपें जो हाथियों के द्वारा खींची जाती थी। दूसरा तोपखाना ए सुतरी जिसको हम जंबूरक भी कहते थे। वो तोपें जो ऊँटों द्वारा ढोई जाती थी उसे हम तोपखाना ए सुतरी यानी जंबूरक कहते थे। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे है तीसरा इसी में नंबर तोपखाना ए अस्पी। वे तोपें जो घोड़ों द्वारा ढोई जाती थी उसे तोपखाना ए अस्पी कहते थे। नंबर 4 तोपखाना ए गली। वे तोपें जो बैल द्वारा ढोई जाती थी वह तोपखाना ए गली कहलाती थी। ठीक है, आगे हैं रणजीत सिंह की सेना एक प्रकार से एक फ्रांसीसी सेना थी। वेंटूरा, इलाही बख्श, देवा सिंह एवं सूरज सिंह फौज खास के सदस्य थे। नंबर 2 है दोस्तों, 2 प्रकार की सेना में दूसरा नंबर है फौज
फ़ौज बेकवायद यानी फ़ौज आम, ठीक है। यह एक अनियमित सेना थी। इसके मुख्यतः 3 भाग थे: घुड़चढ़ा खास घुड़चढ़ा खास, अकाली एवं मिसलदारों की सेना। राजस्व प्रशासन, आगे देखते हैं हम लोग। राजस्व प्रशासन आय की प्रमुख मदें थीं। पहले नजराना, ठीक है, जब्ती यानी जुर्माना व संपत्ति जब्त करना। तीसरा आबकारी। चौथा वजूहाते मुकर्ररी मतलब न्याय संबंधित आय व्यय, वजूहाते मुकर्ररी। आगे है चौकियात यानी प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर कर जो था उसके द्वारा आदि थे, ठीक है। भूमि कर के निर्धारण के लिए 1823 ईस्वी तक बटाई और बाद में शासन के परवर्ती काल में कनकुत यानी जब्ती प्रथा अपनाई। भू राजस्व 33% से 40% लिया जाता था। रणजीत सिंह के सर्वोच्च न्यायालय को अदालत ए आला कहा जाता था। यह लाहौर में थी दोस्तों। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी देख लेते हैं। पहला है खड़क सिंह, नाम तो सुने होंगे आप लोग। पहला है खड़क सिंह। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठा, लेकिन दरबार 2 विरोधी गुटों में बंट गया। इससे पंजाब में अराजकता फैल गई। एक गुट संधावालिया सरदारों का था, जिसमें चैत सिंह, अतर सिंह, लेहना सिंह तथा उसका भतीजा अजित सिंह था। दूसरा गुट डोगरा बंधुओं का था, जिसमें ध्यान सिंह, गुलाब सिंह व सुचेत सिंह का था, ठीक है। ये 2 गुट बट गए थे। आगे दोस्तों, गुलाब सिंह ध्यान सिंह का बड़ा भाई था और सुचेत सिंह छोटा भाई था। सुचेत सिंह 27 मार्च 1844 ईस्वी को हीरा सिंह डोगरा के विरुद्ध विद्रोह करता मारा गया। नोट में दोस्तों, गुलाब सिंह डोगरा 1792 से 1857 ईस्वी तक था। 16 मार्च 1846 ईस्वी को जम्मू कश्मीर का पहला राजा बना था। कौन? गुलाब सिंह डोगरा। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे दोस्तों दूसरा पॉइंट, नौनिहाल सिंह। खड़क सिंह को बंदी बनाकर उसके पुत्र नौनिहाल सिंह को शासक बनाया गया। खड़क सिंह की मृत्यु के दिन ही दाह संस्कार से लौटते वक्त दुर्घटना में नौनिहाल सिंह भी उसी दिन मर गया। इसके बाद सत्ता संघर्ष में संधावालिया दल ने नौनिहाल सिंह की माता रानी चांद कौर का पक्ष लिया व डोगरा बंधुओं ने रणजीत सिंह के अन्य पुत्र शेर सिंह का समर्थन किया, ठीक है। आगे है दोस्तों हमारा शेर सिंह, तीसरा पॉइंट। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में शेर सिंह, आइए देखते हैं। 1841 ईस्वी में शेर सिंह ने सत्ता हथिया ली, लेकिन 1843 ईस्वी में अजित सिंह ने गोली मारकर शेर सिंह की हत्या कर दी एवं वजीर ध्यान सिंह डोगरा की भी हत्या कर दी। ध्यान सिंह डोगरा 1818 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक सर्वाधिक लंबे समय 25 वर्ष तक वजीर रहे, ठीक है। 25 वर्ष तक दोस्तों वह प्रधानमंत्री यानी वजीर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पंजाब के वजीर यानी प्रधानमंत्री। ध्यान सिंह डोगरा 1818 से 15 सितंबर 1843 तक, 1818 से 15 सितंबर 1843 तक, ठीक। हीरा सिंह डोगरा जो है 17 सितंबर 1883 से 21 दिसंबर 1844 ईस्वी तक थे दोस्तों। याद रखिएगा, एक साल की, 1 साल लगभग, वही समझ लीजिए, 1 साल कुछ 1-2 महीना, ओके, 2 महीना। और जवाहर सिंह दोस्तों 14 मई 1845 ईस्वी से 21 सितंबर 1845 ईस्वी तक। आगे लाल सिंह है दोस्तों 8 नवंबर 1845 से 31 जनवरी 1846 ईस्वी तक। तो महीनों में शासन चल रहा था दोस्तों।
आगे है गुलाब सिंह 31 जनवरी 1846 से 9 मार्च 1846 तक महीनों में शासन चल रहा था इन लोगों का। आगे है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाल सिंह को रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस के अधीन फिर से कुछ समय के लिए वजीर बनाया। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, दिलीप सिंह सितंबर 1843 ईस्वी में रानी रानी जिंदा भी बोल सकते हैं, झिंडन के संरक्षण में रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह शासक बना। हीरा सिंह डोगरा यानी ध्यान सिंह डोगरा का बेटा जो था हीरा सिंह डोगरा वजीर बना, किंतु रानी जिंदा यानी झिंडन के प्रेमी लाल सिंह ने सेना को अपनी तरफ मिलाकर पहले जवाहर सिंह को अपना वजीर बनाया और फिर लाल सिंह स्वयं 1845 ईस्वी में वजीर बन गया। वह तेज सिंह को सेनापति बनाया। रानी जिंदा यानी झिंडन का बड़ा भाई जवाहर सिंह 14 मई 1845 ईस्वी से 21 सितंबर 1845 ईस्वी तक वजीर बना, किंतु सेना जवाहर सिंह से रुष्ट हो गई तथा जवाहर सिंह का वध कर दिया, क्योंकि जवाहर सिंह ने रणजीत सिंह के दूसरे पुत्र पशौरा सिंह की 11 सितंबर 1845 ईस्वी को अटक में हत्या कर दी थी। अब दोस्तों हम लोग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध देख लेंगे। मराठा युद्ध तो पढ़ लिए थे, अब सिख युद्ध पढ़ लेते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध देखते हैं 1845 से 1846 ईस्वी। रानी जिंदा सिख सेना के प्रभाव को कम करने के लिए उसे अंग्रेज़ों से लड़ाने की योजना बनाती हैं और इसी योजना के तहत लाल सिंह एवं तेज सिंह के नेतृत्व में सिख सेना सतलज नदी को पार कर फिरोजपुर पर हमला करती है, जो 1809 ईस्वी की संधि का उल्लंघन था। परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध से पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने मेजर ब्रॉडफुट को पंजाब की सीमा पर ब्रिटिश राजनैतिक एजेंट नियुक्त किया, जो अपनी सिख विरोधी नीति के लिए प्रसिद्ध था। दिलीप सिंह के समय अंग्रेज़ों ने पंजाब पर आक्रमण किया, अतः प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 11 सितंबर 1845 ईस्वी से लॉर्ड हार्डिंग के समय शुरू हुआ, ठीक है। यह शुरू हुआ। सर ह्यू गफ अंग्रेजी सेना के प्रधान सेनापति थे। आगे है प्रमुख युद्ध देख लेते हैं दोस्तों। पहला है मुदकी का युद्ध, जो है 18 दिसंबर 1845 ईस्वी को हुआ। दूसरा फिरोज शाह का युद्ध 21 दिसंबर 1845 ईस्वी को। तीसरा बदोवाल का युद्ध 21 जनवरी 1846 ईस्वी को। चौथा आलीवाल का युद्ध 28 जनवरी 1846 ईस्वी को। पांचवा सबराओं का युद्ध जो है 10 फरवरी 1846 ईस्वी को हुआ था। आगे है ह्यू गफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लाल सिंह एवं तेजा सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को मुदकी नामक स्थान पर पराजित किया। इसके बाद सिख सेना फिरोज शाह बादोवाल तथा आलीवाल के युद्ध में पराजित हुई। आगे है 10 फरवरी 1846 ईस्वी को 1846 ईस्वी को सबराओं के युद्ध में सिखों की निर्णायक पराजय हुई। आगे है अंग्रेजी सेना ने सतलज नदी पार कर लाहौर को जीत लिया। आगे है वजीर लाल सिंह और सेनापति तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख सेना पराजित हुई। लाहौर की संधि 8 मार्च
1846 ईस्वी को दोनों पक्षों में लाहौर की संधि हुई, जिसकी शर्तें थीं दोस्तों। पहला, सतलज नदी के दक्षिण के सभी प्रदेश अंग्रेज़ों को सौंप दिए जाएंगे। दूसरा, लाहौर दरबार ने 1.5 करोड़ यानी डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना देना स्वीकार किया। आगे नंबर तीसरा है दोस्तों, लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। सर हेनरी लॉरेंस प्रथम रेजिडेंट नियुक्त किया गया। नंबर 4, सिख सेना में कटौती की गई व सेना की संख्या 20,000 पैदल सैनिक व 12,000 घुड़सवार तक तय की गई। लाहौर दरबार 1.5 करोड़ के हर्जाने में से आधी रकम ही दे पाया। शेष के बदले उन्होंने कश्मीर एवं हजारा प्रांत दे दिया, जिसे अंग्रेज़ों ने डोगरा सरदार गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। ठीक है, क्या दिमाग लगाए थे अंग्रेज लोग, दे दिया, बाद में हरा कैपिटल ले लेगा। आगे अंग्रेज़ों ने संधि के बदले, सिंध कह रहे हैं हम, क्षमा करिएगा, अंग्रेज़ों ने संधि के बदले दिलीप सिंह को रानी झिंडन के संरक्षण में महाराजा स्वीकार किया। लाल सिंह को वजीर व तेजा सिंह को सेनापति के रूप में स्वीकार किया। भैरोवाल की पूरक संधि देख लेते आइए दोस्तों। 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को भैरोवाल की पूरक संधि द्वारा यह तय हुआ कि दिलीप सिंह के वयस्क होने तक अर्थात अगले 8 वर्ष ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी। इसके अलावा लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों वाली एक परिषद को सौंपकर महारानी झिंडन को 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। वार्षिक पेंशन देकर दोस्तों 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। ठीक है, बाद में बनारस भेजा। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। आगे है दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी। इसका तात्कालिक कारण मुल्तान के सूबेदार मूल राज का विद्रोह था। मूल राज द्वारा तय समय पर भू राजस्व ना चुका पाने के कारण उसे पद से हटाकर काहन सिंह को नया सूबेदार बनाया एवं उसे पद का कार्यभार सौंपने के लिए आए 2 अंग्रेज अफसर एंडरसन एवं एग्न्यू की हत्या कर दी गई। दिलीप सिंह का विवाह हजारा के सूबेदार छतर सिंह अटारीवाल की पुत्री से तय हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों ने शादी की तिथि तय नहीं होने दी। तब छतर सिंह का पुत्र शेर सिंह भी मूल राज के साथ विद्रोह में शामिल हो गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, हड़प नीति अपनाता है ये। प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। पहला, रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848 ईस्वी में। दूसरा, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी। तीसरा, गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 ईस्वी। ठीक है, 1848 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच रामनगर का युद्ध हुआ। किसका दोस्तों? रामनगर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। आगे है 13 जनवरी 1849 ईस्वी को झेलम नदी के तट पर चिलियावाला युद्ध लड़ा गया तथा इसमें भी अंग्रेज विजयी रहे। इससे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड ह्यूगफ ने किया था। इसमें जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो लॉर्ड ह्यूगफ ने किया। वह सिख सेना का नेतृत्व जो है वह शेर सिंह ने किया था। अंग्रेजों की इस विजय को पैरिक विक्ट्री ठीक है, रिच भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। हाँ
हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? थोड़ा डॉग भौंकने लगे थे इसलिए हमें रोकना पड़ा, क्षमा करिएगा। हाँ, इस विजय को पैरिक विक्ट्री यानी नाशकारी विजय कहा जाता है। आगे है, चिलियावाला युद्ध के बाद डलहौजी ने कहा कि भारी खर्च करने विजय प्राप्त की है। भारी खर्च करके दोस्तों हम लोगों ने विजय प्राप्त की है। ये डलहौजी का कथन था, जो पराजय के बराबर है। हमें विजय मिली है, लेकिन ऐसे ही एक और विजय हमें नष्ट कर देगी। चिलियावाला युद्ध के बाद डलहौजी ने ह्यूगफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सेनापति बनाया। आगे नेपियर ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को चेनाब नदी के तट पर गुजरात के युद्ध में सिखों की सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया। गुजरात के युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नोट है दोस्तों, गुजरात पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, आगे है दोस्तों, गुजरात के युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 30 मार्च 1849 ईस्वी को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया। लाहौर में अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस व पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने पंजाब विलय का विरोध किया। क्या करेगा, उसके सामने कोई टिक पाया है? आगे है दोस्तों, विरोध किया। मेजर इवांस बेल ने द अनकेशन ऑफ पंजाब एंड दिलीप सिंह में लिखा है कि यह विलय कोई विलय नहीं था, बल्कि एक विश्वासघात था। ठीक है, आगे है दोस्तों, कोहिनूर हीरा छीनकर महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए यानी 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर रानी झिंडन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। दिलीप सिंह इंग्लैंड में ईसाई बन गया। ठीक है, कितना बुरी बात है। आगे, दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पेरिस में हुआ था, लेकिन इनकी अंत्येष्टि जो है वह इंग्लैंड में हुई थी। दिलीप सिंह ने रूस की यात्रा की थी दोस्तों। आगे, 1849 ईस्वी में पंजाब का प्रशासन 3 कमिश्नरों जॉन लॉरेंस जिसको भू राजस्व था संभाला, हेनरी लॉरेंस जो कि प्रशासनिक संभाला, तथा चार्ल्स ग्रेविल मंसेल जो कि न्याय विभाग के बोर्डों को सौंपा गया। ठीक है, 3 बोर्डों को सौंपा गया था। ठीक है, लॉरेंस को भू राजस्व, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व, हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक और चार्ल्स ग्रेविल मंसेल को न्याय विभाग बोर्ड जो है सौंपा गया था। हेनरी लॉरेंस इस बोर्ड के अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, जो प्रशासनिक वाला था वो अध्यक्ष था। आगे 1853 ईस्वी में बोर्ड को समाप्त कर चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। सर जॉन लॉरेंस पंजाब का प्रथम चीफ कमिश्नर 1853 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक बना। ठीक है, 1 जनवरी 1859 ईस्वी से जॉन लॉरेंस पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने तथा 25 फरवरी 1859 ईस्वी को, अगर हम 49 बोले होंगे तो हमें क्षमा करिएगा, 1 जनवरी 1859 से जॉन लॉरेंस पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे तथा 25 फरवरी 1859 ईस्वी से जनवरी 1865 ईस्वी तक रॉबर्ट मॉन्टगोमरी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। सर एडवर्ड मैकलेगन पंजाब के अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तथा 1921 ईस्वी में पंजाब के पहले गवर्नर बने। ठीक है, इवान मेरेडिथ जेनकिस 1946 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक थे। ठीक है, इवान मेरेडिथ जेनकिस। आगे
पंजाब के अंतिम गवर्नर थे दोस्तों इवान मेरेडिथ जेनकिस। आगे है दोस्तों नंबर 10 रुहेलखंड। इसको देख लेते हैं हम लोग रुहेलखंड को। स्वतंत्र रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मुहम्मद खान ने की। रुहेलखंड की प्रारंभिक राजधानी बरेली में आंवला थी। बाद में हाफिज खां के समय राजधानी रामपुर हो गई। 1773 ईस्वी में बनारस की संधि के तहत वॉरेन हेस्टिंग ने अवध के सुजाउदौला को रुहेलखंड के विरुद्ध सहायता दी। अप्रैल 1774 ईस्वी में मीरनपुर कटरा के युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां मारा गया तथा रुहेलखंड को सुजाउदौला ने अवध में शामिल किया। आगे दोस्तों नंबर 11 केरल। 18वीं शताब्दी के मध्य त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने केरल में अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा 18वीं शताब्दी में डचों को पराजित किया। यूरोपीय अधिकारियों की मदद से स्थायी सेना का निर्माण किया, विवेकपूर्ण प्रशासन स्थापित किया और विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया। ठीक है, विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया। आगे है दोस्तों, आगे है ये बस हमारा यहीं तक था केरल। ठीक है, अब हमारा ये है आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। ठीक है, एक ही पेज पे कोशिश करेंगे हम लोग करेंगे। आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध, जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुए हैं दोस्तों उन्हीं को देखेंगे बस। मतलब जो सारे इम्पोर्टेंट युद्ध हैं अब जो है उनको देखते हैं। पहला है, एक तरफ है युद्ध दोस्तों, दूसरे तरफ है वर्ष और तीसरे तरफ है दोनों पक्षों के नाम दिए हैं। तो चलिए ये पढ़ते हैं पहले दोस्तों, एक ही पेज पे ही रहेगा तो उचित रहेगा। आगे है जाजऊ का युद्ध दोस्तों 1707 ईस्वी में हुआ था और जो दोनों पक्षों के नाम थे वह मुअज्जम था, जिसको हम बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, और आजम था। ठीक है, मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। खेड़ा का युद्ध जो दोस्तों 1707 ईस्वी में ही साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था। झेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में मराठा एवं गिरधर बहादुर यानी मालवा का मुगल गवर्नर जो था उसके बीच हुआ था। सकूर खेड़ा का युद्ध जो है 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क एवं मुबारिज खां के बीच में हुआ था, जो कि मुगल वायसराय था। ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध जो है 1728 ईस्वी में हुआ था, बाजीराव प्रथम एवं निजाम के बीच हुआ था। भोपाल का युद्ध दोस्तों 1737 ईस्वी में हुआ था, बाजीराव प्रथम एवं निजाम के बीच में। ठीक है, दो युद्ध लड़े गए थे बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच में। पालखेड़ा का युद्ध 28 में और 37 में दोस्तों भोपाल का युद्ध। आगे है करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में नादिर शाह एवं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध लड़ा गया था 1739 में। गिरिया का युद्ध दोस्तों 1740 ईस्वी में सरफराज खां एवं अलीवर्दी खान के बीच में गिरिया का युद्ध लड़ा गया था 1740 में। मणिपुर का युद्ध जो है 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं शहजादा अहमद शाह के बीच में हुआ था। मणिपुर का युद्ध 1748 में। और प्रथम कर्नाटका वॉर दोस्तों, प्रथम कर्नाटका का युद्ध जो है 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच में हुआ था। ठीक है, अडयार सेंट थॉम का युद्ध जो है वह 1747 ईस्वी में फ्रांसीसी एवं अनवरुद्दीन के बीच में लड़ा गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी में हुआ था, फ्रांसीसी व अंग्रेज के बीच में हुआ था। ठीक है, तृतीय कर्नाटका वॉर जो है 1757 ईस्वी से 1763 ईस्वी में हुआ था, फ्रांसीसी व अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा डेट ज़रूर याद करिएगा। 1746 से 48 में पहला, 1749 से 54 में दूसरा
और फिर गैप होकर 1757 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच कर्नाटक युद्ध तीसरा हुआ था दोस्तों। 1757 में एक महान घटना और घटी थी दोस्तों। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो घटना क्या थी 1757 की। आगे है अंबर का युद्ध दोस्तों। 1749 ईस्वी में चांदा साहब एवं अनवरुद्दीन के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, आगे नीचे दे ही दिया है दोस्तों। मणिहारी का युद्ध दोस्तों 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला एवं शौकत जंग के बीच में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध दोस्तों, जिसके बारे में मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव गवर्नर थे, उनके बीच में लड़ा गया था। आगे है दोस्तों बेदरा का युद्ध जो है, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज एवं डचों के बीच में लड़ा गया था। वॉन्डीवर्स का युद्ध जो है दोस्तों 1760 ईस्वी में अंग्रेज आयरकोट एवं फ्रांसीसी लैली के बीच में हुआ था। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज हेक्टर मुनरो एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की सेना के साथ लड़ा गया था। इम्पोर्टेंट लड़ाई थी, इसी से अंग्रेज जो है वर्चस्व में आ गए थे दोस्तों पूरी तरीके से। मीरनपुर कटरा का युद्ध दोस्तों, रूहेला युद्ध जिसे कहते हैं, 1774 ईस्वी में अंग्रेज वॉरेन हेस्टिंग एवं रूहेला सरदार हाफिज खां के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। आगे है दोस्तों सिंदखेड़ा का युद्ध 1775 ईस्वी में निजाम एवं मराठे के बीच में हुआ था। तलगांव का युद्ध जो है 1779 ईस्वी में 1779 ईस्वी में मराठा एवं अंग्रेज के बीच में लड़ा गया। पोर्टो नोवा का युद्ध जो है दोस्तों, पोर्टो नोवा का युद्ध जो है वह 1781 ईस्वी में जनरल आयरकुट एवं हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। पोर्टो नोवा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध दोस्तों 1795 ईस्वी में मराठा एवं निजाम के बीच में लड़ा गया। असीर गांव की युद्ध जो है 1803 ईस्वी में अंग्रेज एवं भोसले के बीच लड़ा गया है। लसवाड़ी का युद्ध दोस्तों 1803 ईस्वी में अंग्रेज एवं सिंधिया के बीच लड़ा गया है। मुकंदरा का युद्ध जो है कोटा में 1804 ईस्वी में होलकर एवं अंग्रेज के बीच लड़ा गया। नेपाल युद्ध दोस्तों 1814 से 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग जो कि सेनापति ऑक्टर लोनी था एवं गोरखे के बीच में लड़ा गया है। आगे दोस्तों पिंडारी युद्ध जो है 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी में अंग्रेज कर्नल स्लीमैन एवं पिंडारी लुटेरों के बीच में लड़ा गया था। किरकी यानी खिरकी का युद्ध जो है 1817 ईस्वी में अंग्रेज एवं पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में लड़ा गया है। सीताबर्णी का युद्ध जो है दोस्तों 1817 ईस्वी में अंग्रेज एवं अप्पाजी भोसले के बीच में लड़ा गया था। आगे महिदपुर का युद्ध दोस्तों 1817 से 18 ईस्वी में अंग्रेज एवं होलकर के बीच में लड़ा गया है। अष्टी का युद्ध जो है 1818 ईस्वी में अंग्रेज एवं पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। अष्टी का युद्ध। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है जहांगीरा का युद्ध जो है 1823 ईस्वी से 1834 ईस्वी में रणजीत सिंह एवं पेशावर के पठान के बीच में लड़ा गया। नौशहरा का युद्ध जो है 1823 ईस्वी से 1834 ईस्वी में रणजीत सिंह एवं पेशावर के पठान के बीच में लड़ा गया है दोस्तों। रणजीत सिंह एवं पेशावर के पठान के बीच में दो युद्ध हुआ, जहांगीरा का युद्ध और नौशहरा का युद्ध
23 से 34 ईस्वी के बीच में ही दोनों युद्ध लड़ा गया है, रणजीत सिंह एवं पेशावर के पठान के बीच में। नौशहरा और जहांगीरा का युद्ध याद रखिएगा। मियानी यानी सिंध युद्ध दोस्तों 1843 ईस्वी में अंग्रेज लॉर्ड एलन बरो एवं सिंध के अमीर के बीच में लड़ा गया है, मियानी का युद्ध। मुदकी फिरोज शाह बोदोवाल यानी बूढ़ेवाल आलीवाल एवं सबराओ का युद्ध जो है वह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों वह 1845 से 1846 ईस्वी के बीच सर ह्यूगफ एवं सिख के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। रामनगर चिलियावाला गुजरात का युद्ध यानी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है दोस्तों 1848 ईस्वी से 49 ईस्वी के बीच में अंग्रेज सर ह्यूगफ चार्ल्स नेपियर एवं सिख के बीच लड़ा गया था। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है ये पहला चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 2 पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अब तक जिन्होंने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब बढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।